हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली न्यूज़ टुडे। और ये विज़न आईएएस कोचिंग का होता है, बहुत ही शानदार ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का आता है। आज 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी का ये हमारा आया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करंट अफेयर्स हैं आज की। सबसे पहले, संसदीय समिति ने पराली जलाने से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उपाय सुझाए हैं। क्या क्या वो उपाय हैं वो देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। संसदीय समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नियम 2023 के तहत पराली जलाने पर किसानों पर लगाए जाने वाली पर्यावरणीय मुआवजे की जांच की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नियमों को 2024 में संशोधित किया गया था। आप जानते हैं जैसे कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आसपास हरियाणा है, काफ़ी यहाँ पर जो स्टेट हैं वहाँ पर पराली जलाने के लिए किसानों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, कुछ जुर्माने लगाया गया था, है ना। तो उसी के रिलेटेड ये उपाय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण मुआवजा एक नीतिगत उपकरण है जो प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत पर काम करता है। जो अगर पराली जलाएगा तो फिर वो भुगतान भी करेगा। संसदीय समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें। संसदीय समिति ने देखो क्या क्या सिफारिश की हैं। एकीकृत राष्ट्रीय नीति, मतलब कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए एकीकृत नीति तैयार की जानी चाहिए। एक नीति हमारी होनी चाहिए, एक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। इसमें फसल अवशेष प्रबंधन आदि के लिए बाह्य लागत मतलब एक्स सीतु कॉस्ट का समाधान होना चाहिए, है ना। साथ ही इसमें कृषि अवशेषों को बायो एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास पेलेट्स आदि में परिवर्तित करने हेतु नवीन तकनीकों को अपनाने की प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। भाई ये जो पराली होती है इनसे हम इथेनॉल बना सकते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं, वो किस तरीके से बनेगी, इन सब की हमें नीति बनाने की ज़रूरत है। आर्थिक प्रोत्साहन, पराली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता है। एक उपाय ये भी किया जा सकता है कि जो पराली को सरकार खरीदे और कुछ पैसा भुगतान करे। इससे भी जो किसान होंगे वो पराली जलाने से बचेंगे और सीधा तौर पर हमारा पराली जलना कम होगा, जिससे पोल्यूशन होता है। प्रशासन और निवारण तंत्र को मजबूत करना, गलत या विवादित चालान से संबंधित किसानों की शिकायतों को तुरंत समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक प्राधिकरण जरूर उसके लिए नियुक्त होना चाहिए, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे पराली, ये हमारा एक प्लांट लगाया गया है ना। फिर आगे अन्य राज्य सरकारों को किसानों को पूसा 44 की जगह कम अवधि में तैयार हो जाने वाली धान किस्मों खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यातव्य है कि पूसा 44 को तैयार करने में 155 से 160 दिन लगते हैं, जबकि PR 126 जैसी किस्मों को तैयार होने में महज 123 से 125 दिन लगते हैं। तो सरकार को सबसे पहले इसको प्रमोट करना चाहिए। फसल विविधीकरण योजना जैसी योजनाओं के तहत चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहनों के प्रभावों को समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए, है ना। अलग अलग फसल जो हमारी उगाई जा रही हैं इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसका आकलन किया जाना चाहिए। फसल के रकबे की रियल टाइम्स मैपिंग तथा फसल की परिपक्वता और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाली प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद फसल अवशिष्ट एकत्रित करने के लिए विभिन्न जिलों में अंतरिम भंडार सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। फिर साधारण कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा फंड्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर पराली, ये सब जो चीज़ें हैं पराली को जलाने से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए की जा रही है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इसमें कहा गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। पुरातत्व स्थलों के अमर चिन्हों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो हमारी पुरानी जगह हैं इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के पैटर्न भारत की विरासत स्थलों के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन है, ताजमहल को नुकसान हो रहा है, कुतुब मीनार को नुकसान हो रहा है, लाल किले को नुकसान हो रहा है, वो पर्यावरण की वजह से काफ़ी नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। उसके लिए कुछ उपाय या संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे एक सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल उपायों के साथ साथ कई कानूनी और सुरक्षा पहलुओं को भी अपना रहा है। ASI पर्यावरण क्षति सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा कैसे कर रहा है, ठीक। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक, जैव विरोधी और जल प्रतिरोधी तकनीक अपनाई जा रही है। फिर इसरो के सहयोग से ऐतिहासिक स्थलों पर स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की जा रही है ताकि मौसम पर निगरानी रखी जा सके कि मौसम में क्या बदलाव आ रहे हैं। ताजमहल, देखो आगरा वाली बात आ गई। जिस संवेदनशील स्मारकों पर प्रदूषण स्तर पर नजर रखने के लिए वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और ASI के सहयोग से आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य आपदा जोखिम मूल्यांकन, आपदा से निपटने की तैयारी करना और रिकवरी योजनाएं बनाना है।
ASI जो है आर्टिफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये क्या करता है, जो हमारी हमारे पुरातत्व स्थल हैं, जैसे कि लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, इनकी सुरक्षा का जिम्मा इसी के है। कार्य संचालन, यह निम्नलिखित कानूनों के तहत अपने दायित्वों को निभाता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 904 1904, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। कानूनी और सुरक्षा उपाय, कानूनी संरक्षण, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1968 के तहत विरासत स्थलों को अतिक्रमण दुरुपयोग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 30 के तहत स्मारकों को नुकसान पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अतिक्रमण रोकना, सुपरटेंडिंग पुरातत्व को सरकारी स्थान अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971, पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया। जो जैसा अतिक्रमण कर लेते हैं, आसपास कुछ दुकान लगा ली या झोपड़ी डाल ली, उसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती। विरासत स्थलों पर CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा की तैनाती की गई है, वहाँ CISF की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 को अपनाना, इस नीति का उद्देश्य स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण करना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ICRI सेट के अध्ययन के अनुसार सुलभ और किफ़ायती पोषण के बावजूद ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी बनी हुई है। अभी भी प्रोटीन की कमी गांव में देखने को मिलती है। अध्ययन में एक आश्चर्यजनक विरोधाभास वाली स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन ग्रामीण घरों में भी प्रोटीन की व्यापक कमी हुई है जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन करते हैं, उनमें भी प्रोटीन की कमी है। सोचने वाली बात है, या उन तक पहुंच रखते हैं। तो जिनमें की पहुंच नहीं है तो सोचो वहाँ कितनी प्रोटीन की कमी होगी। भारत में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2/3 से अधिक परिवार अनुशंसित प्रोटीन स्रोतों की तुलना में कम प्रोटीन का अंतर्गत इंटेक कर रहे हैं। इसके चलते प्रच्छन्न हिडन भुखमरी बढ़ रही है, हिडन भुखमरी बढ़ती है। FAO के अनुसार प्रच्छन्न भुखमरी को, प्रच्छन्न मतलब हिडन भुखमरी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के रूप में जाना जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। सोचो हम खाना खा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि ये जो हम खाना खा रहे हैं क्या हमें सफिशिएंट प्रोटीन दे पा रहा नहीं दे पा रहा। इसे बोलते हैं हिडन भुखमरी, प्रच्छन्न भुखमरी, छुपी हुई भुखमरी। प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार कारण, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का कम योग है ना, इन सब का सब कम उपयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक, खाद्य प्राथमिकताओं, पोषण संबंधी सीमित जागरूकता और वित्तीय बाधाओं के कारण है ना। असंतुलित पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण, अनाज भरी आहार, चावल और गेहूं में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, जिसमें संतुलित पोषण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ अनाज और खाते रहते हैं, गेहूं खाते रहते हैं, चावल दाल, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS ने कैलोरी सेवन में सुधार किया है, लेकिन यह मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर केंद्रित रहा है। भैया आप देख रहे हैं कि राशन में भी गेहूं और चावल ही मिलते हैं। इसमें अनाज प्रधान की आहार की आदत बढ़ती है, लेकिन प्रोटीन की कमी बनी रहती है। महिला शिक्षा, शिक्षित महिलाओं वाले परिवारों में संतुलित आहार की संभावनाएं अधिक होती हैं। सिफारिशें, पोषण शिक्षा को लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि पता चले किस चीज़ से प्रोटीन मिलता है या किस चीज़ से नहीं मिलता है। संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण, वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की बजाय संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण और क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। PDS में सुधार, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को PDS में शामिल किया जाना चाहिए। कृषि प्रणालियों का विविधीकरण, इसमें मिलेट्स, फलियों जैसी पोषक तत्व भरपूर फसलों की खेती और डेयरी पशुओं को एकीकृत करना शामिल है। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये ICRI सेट के बारे में क्या है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, स्थापना 1972 में हुई थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्त अधिनियम 1943 की धारा 3 के तहत ICRI सेट को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान किया है। विजन, समृद्ध, खाद्य, सुरक्षित और लचीला क्षेत्र विकसित करना। इसके क्या क्या काम है। मिशन क्या है, शुष्क भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और पर्यावरण क्षरण को कम करना इसके काम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है। भारत की जैव ऊर्जा क्षमता के उपयोग को रेखांकित किया गया है। भारत की जैव ऊर्जा बायो एनर्जी क्षमता को इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान रेखांकित किया गया है। जैव ऊर्जा क्या है? जैव ऊर्जा एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है जो बायोमास ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। बायोमास ईंधन जैविक सामग्री जैसे कि फसलों के अवशेष, खेतों से जलने वाले जैविक अपशिष्ट इत्यादि से प्राप्त होते हैं, है ना। बायोमास वास्तव में लकड़ी, गोबर, चारकोल जैसे जैविक स्रोत
वाले पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी है, गोबर है, चारकोल है, ये है सब बायोमास, और इससे जलने मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है बायो ऊर्जा या जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा की प्रमुख श्रेणियाँ: पारंपरिक जैव ऊर्जा, यह लकड़ी, पशु अपशिष्ट जैसे बायोमास का दहन करके उत्पादित की जाती है, ये तो हो गई मेरी पारंपरिक। आधुनिक जैव ऊर्जा, इसमें तरल जैव ईंधन, बायोगैस आदि शामिल हैं, जैसे कि एलपीजी, तरल जैव ईंधन मतलब एलपीजी, ठीक है। फिर आगे जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति, एनर्जी मिक्स में योगदान। आधुनिक जैव ऊर्जा भारत की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में 13% योगदान देती है। वर्ष 2023-30 के बीच इसमें 45% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 1/3 से अधिक वृद्धि का योगदान देगा। भारत में जैव ऊर्जा के लिए अनुकूल स्थिति, भारत में 750 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक बायोमास का उत्पादन होता है। इसका उपयोग जैव ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। भारत के जैव ऊर्जा लक्ष्य, 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। भाई आप देख रहे हैं आजकल जो पेट्रोल है इसमें एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर एथेनॉल मिक्स किया जाएगा तो कहीं कहीं हमारी क्रॉप्स को भी बहुत हेल्प होगी, किसानों को भी बहुत इसमें मदद मिलेगी, और हमारी पेट्रोल की भी खपत कम होगी, कहीं ना कहीं हमारा इसमें फ़ायदा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 28-29 से प्राकृतिक गैस नेटवर्क में संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के 5 मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। जैव ऊर्जा की समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं वो देख लेते हैं। फीड स्टॉक की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, इस वजह से जैव ऊर्जा की गुणवत्ता और निरंतर उत्पादन पर संदेह उत्पन्न होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बायोमास की उपलब्धता पर सार्वजनिक डेटा की कमी है। जैव ऊर्जा भंडारण के विकल्प सीमित है। कहाँ जैव एनर्जी को आप कहाँ स्टोर करोगे, उसके सीमित। आप देखोगे बायोमास के प्लांट भी लगाए जाते हैं आजकल, है ना। जैव ऊर्जा उत्पादन के और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय, एकीकृत फीडस्टॉक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए। बायोगैस और बायोमीथेन प्लांट के लिए तकनीकी मानकों को लागू करना चाहिए। जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहले क्या क्या पहले शुरू की हैं। एक तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत, इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस कार्यक्रम शामिल हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू, इसे 2022 में संशोधित किया गया था। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल शुरू की गई है। गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। गोवर्धन से आशय है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत उत्पन्न जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर जैव ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं। किसानों की आय में वृद्धि, जैव ऊर्जा फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। भैया सही बात है, अगर हम पेट्रोल के अंदर बायो एथेनॉल मिलाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं सीधा फायदा किसानों को होगा। तेल आयात में कमी, भैया हम तेल बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति 2070 तक कार्बन न्यूट्रल पेट्रोल प्राप्त करने में सहायक होगा। अन्य लाभ क्या, सर्कुलर इकोनॉमी जैसी पहलों को बढ़ावा देगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूनेस्को ने इमेजिंग अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है। देखते हैं ये क्या है। यह अभियान, देखते हैं इस अभियान में क्या है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। साथ ही एवरी वॉइस इन साइंस का उपयोग करके अलग अलग दृष्टिकोण के सकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करता है। ज्ञातव्य कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में 2015 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो अब आपको याद रखना है कि 11 फरवरी को हमारा क्या है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस है ना। कहीं ना कहीं महिलाओं को साइंस के फील्ड में आगे प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा है। विज्ञान में लैंगिक असमानता, आप देखते हैं कि विज्ञान में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसमें देखते हैं विज्ञान में लैंगिक समानता। वैश्विक स्तर पर कम भागीदारी, वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की भागीदारी केवल 1/3। आप देख सोचते हैं कि साइंस में महिलाएं है ही नहीं, नेतृत्व में कमी, 10 में से केवल एक महिला स्टेम का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और मैम का मतलब मैथमेटिक्स क्षेत्रों में नेतृत्व भूमिका में है। ठीक है, भारत में स्टेम में महिलाओं का नामांकन 43% है। भारत में महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% है, जबकि 25% शोध परियोजनाएं महिलाएं चला रही हैं। चुनौतियां सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड जैसे प्रतिबंधक लैंगिक भूमिका। भाई आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसे कहता है कि भाई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी दिक्कत है। रोल मॉडल की कमी, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की कम संख्या, और कहीं ना कहीं साइंस के फील्ड में महिलाएं भी कम है। भाई जब महिलाएं आएंगी नहीं तो रोल मॉडल भी कम होंगी,
उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी कम होता है। कार्य असमानता, जिससे पक्षपातपूर्ण वर्क कल्चर आती है। उठाए जाने वाले कदम, क्या क्या कदम इसमें हमारे उठाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या। विज्ञान में लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्व को खत्म करना है। ठीक, निम्नलिखित तरीकों से महिला रोल मॉडल के प्रचार को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? महिला वैज्ञानिकों की खोजों और कहानियों को स्कूलों के पाठ्यक्रम पुस्तकों में शामिल करना चाहिए। जो महिलाएं वैज्ञानिक हुई हैं, इससे लोग, जो महिलाएं हैं उनमें भी ये रुचि बढ़ेगी। प्रासंगिक बोर्डों, समितियों और पैनल में महिलाओं का न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। विज्ञान में लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए विकल्प खोजना, इसके लिए नवीन एवं प्रेरक शैक्षिक रणनीतियों एवं पहलों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे टीचिंग और लर्निंग सामग्रियों से लैंगिक पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी जैसी पहलों को लागू करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे फिर आगे है इसमें महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल कार्यस्थल बनाना। कार्यस्थल पर समावेशिता, विविधता और समानता को बढ़ावा देने की नीति अपनाई जानी चाहिए। जैसे लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न सहित लैंगिक हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि महिला जहाँ काम करने जाती हैं वहाँ कहीं ना कहीं यौन हिंसा के केस भी देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ इस चीज़ को भी दूर किया जाना चाहिए। नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। बड़ी पोस्ट पर भी महिलाओं की पोस्टिंग होनी चाहिए। अन्य सुर्खियाँ क्या है देख लेते हैं भैया। अन्य सुर्खियाँ जो छोटी छोटी सुर्खियाँ हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, नमस्ते योजना। एक नमस्ते योजना है, देखते हैं इस नमस्ते योजना में हमारा क्या है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिंग टैंक कर्मचारियों को पीपी किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। तो कुल मिलाकर जो सेप्टिंग टैंक में काम करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे फोटो होगा, सेप्टिंग टैंक में काम करते हुए ये जो लोग हैं इनके लिए योजना काफ़ी हेल्पफुल है। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम के बारे में। उद्देश्य, सफाई कर्मचारियों के उपचारीकरण व मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप देखते होंगे सेप्टिक टैंक में लोगों को उतार दिया जाता है, वो बेचारे कहीं ना कहीं आप दुर्घटना भी होती है वहीं मर जाते हैं। तो इस चीज़ का मशीनीकरण किया जा रहा है ताकि ये काम लोग ना करके एक मशीन करे। कार्यान्वयन मंत्रालय कौन मंत्रालय है? संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मोसजी तथा आवास और गृह शहरी मंत्रालय महुआ द्वारा ये किया जा रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन एजेंसी इसको लागू करेगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। अवधि 23-24 से लेकर 25-26 3 साल तक ये होगा हमारा। लक्षित समूह सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारी और कचरा बीनने वालों को 2024 में इसके तहत शामिल किया गया है। अब ये क्या है नेक्स्ट, वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति प्रस्तुत की गई है। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी के बारे में अब ये है क्या देख लेते हैं। जीसीसी वे केंद्र जिन्हें कंपनियां अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करती हैं। ये केंद्र वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं। भारत के जीसीसी रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। ये केंद्र वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। कुल मिलाकर प्राइवेट जो कंपनियां हैं कॉर्पोरेट्स हैं इनको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य भारत में जीसीसी की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1700 हो गई है। वित्त वर्ष 2024 तक भारत में जीसीसी में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इसमें न्यूज़ है। तो 2-3 न्यूज़ और बची हमारे, वो देख लेते हैं। अभ्यास एक्वेरियम, ये भी एक अभ्यास आप देख लें, कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में तो बहुत ही ज़्यादा ये अभ्यास पूछे जाते हैं कि बताओ ये अभ्यास किस किस के बीच में होगा। भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम का 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि किस किस के बीच में होता है ना, किस किस के बीच में होता है। दूसरा कौन सा ये अभ्यास है 13वां, और तीसरा ये कहाँ आयोजित हुआ है, मालदीव में। ठीक है, अभ्यास एक्वेरियम के बारे में, यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, हर साल होता है। इसका आयोजन भारत और मालदीव में बारी बारी से किया जाता है, यानी कि पिछले साल भारत में होगा, अभी ये मालदीव में हो रहा है। मालदीव में बोली जाने वाली धिवी भाषा में एक्वेरियन का अर्थ मित्र होता है। मालदीव के अंदर धिवी ही भाषा बोली जाती है, जिसमें होता है एक्वेरियन का मित्र। उद्देश्य, उग्रवाद और आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर संचालितों को बढ़ाना, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संचालित करना। ये देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी खबर हमारी। फिर आगे है फेमा 1999। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों की विदेशी बैंकों से गारंटी प्राप्त करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को दंडित करने का निर्देश दिया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा 1900 के बारे में क्या क्या खास बात है? इसे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा की जगह लाया गया था। उद्देश्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना, व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकास को बढ़ावा देना। अधिकार क्षेत्र, यह संपूर्ण भारत तथा विदेश स्थित भारतीय संस्थाओं पर लागू होता है। प्रवर्तन निशालय ईडी अधिनियम के तहत उल्लंघनों की जांच करता है, मतलब ईडी जांच करेगी कि इसके तहत कोई भी उल्लंघन होता है। तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया। तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। यह मदुर जिले में है। यह शैल कर्तित तिरुकुंद्रम मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पांड्यों के शासनकाल में दौरान किया गया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए भैया शैल कर्तित तिरुकुंद्रम मंदिर किसने बनवाया था, कौन सी शताब्दी में बनवाया था। यह भगवान मुरुगन के 6 मंदिरों में से एक है जो दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल लोगों के प्रमुख देवता हैं तथा योद्धा देवी कोराबाई के पुत्र है। यह मुदरी सल्तनत के अंतिम सुल्तान सिकंदर शाह की दरगाह भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ जैन धर्म से संबंधित गुफाएं भी मौजूद हैं। यहाँ देखते हैं अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। राजीव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने केरल को अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके सिलंदी नदी पर एक चेक डैम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। सिलंदी अमरावती नदी की एक सहायक नदी है। अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। अवस्थिति पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। आसपास के संरक्षित क्षेत्र एरोविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपदम शोला राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मोतेगम सोलो पार्क। सबसे ऊंची चोटी अनामुडी आता है एग्जाम में। वनस्पति दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन, दक्षिणी पर्वतीय आदर्श शीतोष्ण वन, आर्द्र पर्णपाती वन। जीव जंतु हाथी, बाघ, तेंदुआ, इंडियन बाइसन, नीलगिरी, तेहर, गोर, चित्तीदार हिरण, सांबर आदि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है ओंगोल नस्ल। ओंगोल नस्ल के बारे में क्या है? ब्राजील में एक नीलामी में ओंगोल नस्ल की गाय रिकॉर्ड 41 करोड़ रुपए में बिकी। सोचो, इसका नाम वियाटीना 19 है। ओंगोल नस्ल के बारे में, इसे नेल्लोर नस्ल की गाय भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस नस्ल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार पर एक नजर है। ओंगोल का आकार बड़ा होता है। इसकी खाल गर्दन पर ढीली होती है। इसका माथा आंखों के बीच चौड़ा और थोड़ा उभरा हुआ होता है। इसकी आंखें अंडाकार आकार की होती हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लें, एक तो गुजरात में गिर है, कर्नाटक में हल्लीकर है, महाराष्ट्र में खिल्लारी है, थारपारकर में राजस्थान है और आंध्र प्रदेश में देवनी है। फिर है नीमहंस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीमहंस काफ़ी चर्चा में रहता है। इसे एक बार अवार्ड भी मिला था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीमहंस ने अपना 50वां संस्थान दिवस बनाया है। नीमहंस के बारे में 1972 बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। मिशन रोगियों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करना, अग्रणी शोध करना और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना। संस्थान की स्थिति से 1994 में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। वर्ष 2012 में संसद द्वारा अलग अधिनियम के माध्यम से इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था। इसे महत्वाकांक्षी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेशनल एक्वेशनल प्लान थ्रू स्टेट्स कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र भी नामित किया गया है। टेलीमानस देश भर में उपलब्ध टोल फ्री हेल्पलाइन है जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक पर्सनैलिटी के बारे में आता है। पर्सनैलिटी क्या है हमारी? जगदीश चंद्र बोस, 1858 से 1937। ये जो जगदीश चंद्र बोस थे हमारे, देख लेते हैं, साइंटिस्ट हो गुजरे हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने की एक नई योजना जगदीश चंद्र बोस अनुदान GBG शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने की है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। इनके बारे में देख लें। 1904 में अमेरिकी पेटेंट पाने वाले पहले एशियाई थे। उन्होंने रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच की थी और उन्हें रेडियो एवं वायरलेस संचार का जनक माना जाता है। प्रमुख योगदान, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी दर्द और स्नेह महसूस करने की क्षमता होती है। प्रमुख आविष्कार, क्रिस्कोग्राफ, यह पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्होंने प्रथम वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस का भी आविष्कार किया था। उन्होंने 1917 में एक प्रमुख शोध संस्थान बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का जनक भी माना जाता है। प्रमुख साहित्यिक कार्य क्या क्या इन्होंने चीज़ें की हैं? विज्ञान शोध पत्र ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिंग इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स और निरुद्धशेर कहानी। ठीक है, ये इन्होंने काम की थी। तो आज की विजन की हमारी डेली करंट अफेयर समाप्त हुई। फिर हम आएंगे इसको